जय हिंद प्यारे साथियों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है और इससे पहले क्लासों में मैंने भारतीय संविधान या विश्व संविधान, कैसे संविधान की उत्पत्ति हुई, इसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम संविधान के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान कितने प्रकार का होता है, कैसा संविधान है, हमारे भारत में कैसा संविधान है, इन सब की जानकारी आज हम करेंगे। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पे बेस होंगे। ये एसएससी, रेलवे, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर पॉलिटी पूछी जाती है तो वह इस लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान का विभाजन। संविधान मुख्यतः दो रूप से होता है, लिखित संविधान, अलिखित संविधान। अलिखित संविधान की बात की जाए तो ये पहले आया अलिखित संविधान, जबकि लिखित संविधान बाद में आया। पहले कुछ नियम थे, परंपराएं चली आ रही थी, रूढ़वादिता चली आ रही थी, उन्हीं को लोग मानते रहे। वही नियम, वही कानून उनको लाभ पहुंचाते रहे, वही उनको लाभकारी रहे, कम खर्चीले रहे, उसी से उनका विकास अच्छा होता रहा। तो ये सब कारण से अलिखित संविधान वहाँ चलता है अभी फिलहाल। ठीक, अब कहीं कहीं पे बहुत जरूरत पड़ती है, जनसंख्या बढ़ जाती है, पैसा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने लगता है, बहुत भ्रष्टाचार होने लगता है, इस कारण वहां पर लिखित संविधान होना बहुत जरूरी है। तो आप समझ गए होंगे कि लिखित संविधान, अलिखित संविधान होना क्यों जरूरी है। लिखित संविधान इसलिए होना जरूरी है कि सबसे पहले तो भ्रष्टाचार, फिर एकाधिकार होना, पैसा बहुत दुरुपयोग होना, और मतलब शक्तियों का विभाजन होना, शक्तिशाली कोई अपने आप को पावरफुल ना बना ले, इसलिए लिखित संविधान का जरूरी होना बहुत है। अलिखित संविधान पुराने समय से चला आ रहा है, वहां पे पैसों की कमी है, वहां पे रूढ़िवादिता है, और वहां के वही रूढ़िवादिता थे उन्हें काफी लाभ हो रहा है, तो इसलिए वो अपना अलिखित संविधान ही चला रहे हैं। तो कुछ देश हैं जो अलिखित संविधान पर अभी टिके हुए हैं, जैसे ब्रिटेन। ब्रिटेन लगभग 54 देशों पर राज किया है, लेकिन फिर भी वह अलिखित संविधान के तहत अभी अपना खुद को चला रहा है। तो इस बात को ध्यान दें, ब्रिटेन। ठीक, ब्रिटेन ब्रिटेन अलिखित संविधान पे अभी चल रहा है। कितने देशों, 54 देशों के करीब राज करने के बाद भी वह अलिखित संविधान पे चल रहा है। ठीक, और कनाडा, न्यूजीलैंड, ये बहुत छोटे छोटे देश, यहाँ पे ज्यादा जनसंख्या नहीं होती, और जबकि ज्यादा जनसंख्या न होने के कारण यहाँ पे अलिखित संविधान चलता रहता है। ठीक है, और इन पर ब्रिटिश संसदीय परंपराओं के अनुयायी होते हैं, जैसे ब्रिटिश का चलता है वैसे ही यहाँ भी चल रहा है। सदियों से पुरानी चली आ रही रूढ़िवादिता, वही नियम, वही विधायिका, वही चलती रहती है। ठीक, सऊदी अरब, इजराइल, यहाँ पर धार्मिक और मूलभूत कानूनों का प्रभाव रहता है। सऊदी अरब में धार्मिक चीजें और मूलभूत कानून, जैसे सऊदी अरब के मुस्लिम वर्ग बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, तो उन जनसंख्याओं का पूरा बाहुल्य होता है, वो जो चाहते हैं वही करते हैं, जो चाह सकते हैं वही कर सकते हैं। तो इस बात पे वो सऊदी अरब अपना इसी बात पे टिका हुआ है, इजराइल, इन सब देश। ठीक, अब लिखित संविधान के बारे में बात करते हैं। लिखित संविधान में सबसे पहले यहाँ पे देखो ध्यान से, 1789 में लिखित संविधान पहले अमेरिका का, सबसे पहले लिखित संविधान संकलित हुआ था अमेरिका का। यह लिखकर एक निश्चित रूप इसको दिया जाता है, फिर नियम बनाए जाते हैं कि कौन कितने दिन तक राज करेगा, कौन कितने दिनों तक, क्या कानून होगा, अगर इसका दुरुपयोग किया जाएगा तो क्या दंड मिलेगा। हर एक बात लिखित संविधान में दी जाती है, उसी के अनुसार देश चलता है। ठीक, तो यूएसए, सबसे पहले ब्रिटेन यूएसए पर राज्य कर रहा था, फिर स्वतंत्र हुआ। जिस तरीके से अपना भारत देश स्वतंत्र हुआ, वैसे ही यूएसए 1775 4 जुलाई 1775 में स्वतंत्र हुआ। ठीक, तब स्वतंत्र हुआ और फिर वहां पे संविधान लिखा गया, और वो संविधान जाके लिखते लिखते 14-15 साल लग गए। तो इसके लिए परिसंघ बना था, और यह के 14-15 साल बाद
लागू हुआ। ठीक, अब फ्रांस हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ सब लिखे संविधान। ठीक, पाकिस्तान तो अपना यही पड़ोसी देश है, हमसे एक दिन पहले स्वतंत्र हुआ। यहाँ पाकिस्तान को अपने ब्रिटिश इंग्लैंड वालों ने, माउंटबेटन ने पहले बता दिया। चलो ठीक है, गिनना तो कोई बात नहीं, फिर भी भारत स्वतंत्र हुआ। एक दिन पहले स्वतंत्र हो जाने से कुछ नहीं होता भाई, पाकिस्तान कुछ भी हो जाए, लेकिन अभी इंडिया से कम 20-25 साल पीछे ही चल रहा है हर एक बात में, जबकि इकोनॉमिक्स में तो बिल्कुल पीछे ही चल रहा है। ठीक, क्यूबा, अभी क्यूबा की बात की जाए तो सबसे नया संविधान अभी 2019 में लिखकर तैयार हुआ है क्यूबा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे टिक मार्क करिए। क्यूबा यूपीपीसीएस में पूछा गया था। राष्ट्रीय क्यूबा सबसे नया संविधान है, हालिया संशोधन और आधुनिक विकास के तौर पर अभी 2019 में यह संविधान तैयार हुआ। और भारतीय संविधान से संबंधित कुछ तत्व हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान से संबंधित तत्व यह है कि इनके जनक कौन है। इनके जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, मुख्य वस्तुकार और प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ज्यादातर पूछा जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये बात आप बिल्कुल, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। अब लिखा इंग्लिश में लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इसका इंग्लिश में अनुवाद बिल्कुल सुंदरीकरण किया गया है। और अंग्रेजी में कैलीग्राफी का योगदान दिया है, सुंदर अंग्रेजी कैलीग्राफी का योगदान, मतलब सजा सजा के बिल्कुल लिखा गया है, एक क्रम बाय सीरियल बाय। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। और हिंदी में बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा है। ये बहुत अच्छे से अलंकृत किए हैं। ठीक, और कुछ नहीं किए हैं। ठीक, अब चलिए भारतीय संविधान के बारे में कुछ और चर्चा करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, यह है दिल्ली के संविधान का कुछ महत्वपूर्ण, संविधान का वर्गीकरण है, कार्यपालिका। ये भारत का संविधान और भाषा, भारत का संविधान और भाषा। तो भारत का जो संविधान है उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे और उनके जो मेंबर थे 6 सदस्य, वो इधर उधर से संविधान के तत्व, कहीं आयरलैंड से, समवर्ती सूची जैसे ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका से और इंग्लैंड से, सारी बातों सबके संविधान से अच्छी अच्छी चीजें एकत्र कर रहे थे, अच्छे अच्छे नियम कानून सब इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन इन इकट्ठा होकर ये आके सजा सजा के लिखते थोड़ी नहीं थे, तो इनको सजा के लिखना एक क्रम से, एक पुस्तक में सीरियल वाइज इन्होंने काम किया। इन्होंने इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने काम किया, हिंदी में बसंत कृष्ण वैद्य ने किया। अब इनको अलंकृत किसने किया, बिल्कुल सजाया किसने, संविधान पर अलंकरण। ये एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है, संविधान में अलंकरण किसने किया। तो नंदलाल बोस प्लस राम मनोहर सिन्हा प्लस 22 मेंबर, ये सब शांति निकेतन के छात्र थे और इन्होंने शांति निकेतन में छात्र होने के साथ साथ यह काम किया। ठीक, और बहुत ही समझदारी के साथ अलंकृत किया, कहीं गलती ना हो, कहीं मिस्टेक ना हो, इस बात को ध्यान में रख के अलंकृत किया। शांति निकेतन के गुरु कौन थे, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन के गुरु थे और इन सबके गुरु थे। और अवनींद्रनाथ टैगोर को कैसे जाना जाता है, भारत माता का चित्र जो आप हम देखते हैं ना, भारत माता की पेंटिंग आप यहाँ पे देखिए, ये वाली पेंटिंग अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, इस कारण से हम जानते हैं। ठीक, संविधान सरकार के अंगों की शक्तियां सीमाएं तय करता है। जैसे शक्तियां सीमाएं कैसे तय करता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या शक्ति है, राष्ट्रपति को क्या शक्ति है, हमारे यहाँ संसद को क्या शक्ति है, विधायक को क्या शक्ति है, पुलिस कर्मचारियों को क्या शक्ति है, आईएएस ऑफिसर को क्या शक्ति है। सारी बातें, सबकी शक्तियां संविधान तय करता है, ताकि कोई भी अपनी पोस्ट का गलत फायदा दुरुपयोग न उठा सके। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, संविधान की जो शक्तियों का अंगों का तय कौन, सीमाएं कौन तय करता है,
मान लो कोई सांसद हो गया या विधायक हो गया तो वह तुरंत अपनी शक्तियों का नाजायज फायदा उठाए, नहीं, सबकी सीमाएं संविधान तय करता है। ठीक, अब कुछ कॉन्सेप्ट हैं संविधान के बारे में जो संप्रभुता होती है। जैसे आंतरिक संप्रभु देश के अंदर होता है। मान लो कोई आदमी है, वह आंतरिक संप्रभु है। आंतरिक संप्रभु मतलब देश के अंदर वह बहादुर है। बाहरी संप्रभु देश के बाहर। आंतरिक संप्रभु हमारे यहाँ जो सीएम होते हैं वो आंतरिक संप्रभु ज्यादातर आते हैं। देश के बाहर जा जाके भ्रमण करते हैं मोदी जी। नाम मात्र के अपने यहाँ तो राष्ट्रपति नाम मात्र के होते हैं, उनसे सिग्नेचर करा लो, सबसे बड़ा पद उन्हीं को दिया गया है, लेकिन सारा वास्तविक कार्यकाल पीएम मोदी जी करते हैं। आप देख रहे होंगे कि प्रेसिडेंट का इतना नाम नहीं आता, जबकि देश का प्रथम नागरिक प्रेसिडेंट ही होता है। लेकिन सब जगह कुछ भी हुआ मोदी जी, कुछ भी हुआ मोदी जी। अभी गैस सिलेंडर से बात हो रही थी, मोदी जी। कुछ भी हो रहा है मोदी जी। अब अच्छा होगा तो मोदी जी, खराब होगा तो मोदी जी, कुछ भी हो लेकिन मोदी जी। प्रेसिडेंट का कहीं नाम ही नहीं आ रहा। इसी को कहते हैं वास्तविक संप्रभु, जो हर एक बात का विशेषज्ञ हो, हर बात को जानता हो। अब लोकप्रिय संप्रभु भारत की जनता। भारत की जनता जिसे चाहेगी उसे लोकप्रिय बना सकती है, क्योंकि लोकतंत्र देश में वही लोकप्रिय हो सकता है। भारत की जनता निर्धारित कर सकती है, अतः देश की जनता है। ठीक, लोकप्रिय संप्रभु भारत, अपना भारत सबसे पहले देश, फिर इसकी जनता जाके उसे सब निर्धारित करती है कि कौन लोकप्रिय है कौन नहीं है। ठीक, ये रही नोट। अब कानूनी संप्रभु अगर दिख जाए तो संविधान होता है, सबके लिए बराबर अधिकार, ना कोई छोटा न बड़ा, न कोला न काला, न गोरा, न उच्च न नीच, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। अगर वह पुरुष है तो पुरुष और महिला है, सब समान है और सबको बराबर अधिकार दिए जाए। कुछ छूट दी गई है, उसके आधार पे उन्हें छूट दिया जाए, उसका सर्टिफिकेट अलग होता है। और ये यहाँ पे पूछे गए क्वेश्चन है, तो इन बात को ध्यान दें। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मैंने इस फॉर्म में तैयार किया हूँ, आप इसको तैयार। ये एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, क्या है? सरकार का वह अंग जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासनिक के कार्य को देखता है। कार्यपालिका। कार्यपालिका ऐसा है जो सरकार के कार्यों को देखता है। ठीक, और निम्नलिखित में से सरकार की एकात्मक विशेषता क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं एकात्मक विशेषता क्यों है? इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार इसको, यूपीएससी इसको एग्जाम कराएगी, ज्वाइनिंग कराएगी, ट्रेनिंग देगी, लेकिन जो ये कार्य करती हैं ये राज्य के लिए कार्य करती हैं पहले, फिर इसलिए यह एकात्मक विशेषता है अखिल भारतीय सेवाओं की। ये पूरे भारत के सभी राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्त हुए लोग उससे अच्छे से ध्यान देते हैं। ठीक, अब लिखा संप्रभु राज्य। राष्ट्र के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये यहाँ पर हर जगह निम्नलिखित है, थोड़ा प्रिंटिंग में गलत हो गया तो इस पर ध्यान दें। तो संप्रभु का मतलब वो हमेशा आजीवन राज्य करे। आजीवन राज्य अगर करेगा तो वो किसी की बात नहीं सुनेगा, अपने मन से निर्णय लेगा, अपने अनुसार देश को चलाएगा। अपना मन होगा तो युद्ध करेगा, अपना मन होगा तो मान लो टैक्स बढ़ाएगा, अपना मन होगा तो फ्री कर देगा, कुछ भी कर देगा, तो उसे क्या कहा जाए? निरंकुश कहा जाएगा। ठीक, ये भी सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन है, तब ये यहाँ पे। ठीक, ध्यान दें ये यहाँ पे। ठीक, अब संविधान तैयार करने वाला पहला देश कौन सा था? अमेरिका, लिखित संविधान के तौर पे। और जबकि अलिखित संविधान के तौर पे देखा जाए तो ब्रिटेन 1215 में मैग्ना कार्टा लागू किया गया था, वह पहला देश ऐसा था। अब ये सब ऊपर ऊपर ओवरव्यू दिया जा रहा है। अभी इन सब की क्लासें, संविधान का निर्माण होना कैसे चालू हुआ, कैसे आगे बढ़ा, फिर कैसे कैसे नियम बनते गए, आते गए, फिर उनमें संशोधन कैसे होते गए, इन सब की जानकारी आगे चल के दी जाएगी। तो सरकार जो हमारे यहाँ चल रही है उनके क्या क्या अंग है,
सरकार जो हमारे यहाँ चल रही है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सरकार के मुख्यतः 3 अंग है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सरकार के मुख्यतः कितने अंग हैं। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सरकार के कौन सा अंग नहीं है। ठीक, और 3 दिया गया था, चौथा ऑप्शन दूसरा दिया गया और वहां पे गलती वही था। ठीक, अब क्या था, सुप्रीम कोर्ट कर दिया होगा या प्रधानमंत्री कर दिया, अब वहां पे आप मार आए। ठीक, लेकिन विधायिका सरकार का सबसे पहले अंग है, फिर कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका। विधायिका की बात करें, जो विधि का निर्माण करे, जो विधि का निर्माण, कानून का निर्माण करती है। भारत में इतने % से ज्यादा जीएसटी देना होगा, ये सब विधि का निर्माण कौन करता है, विधायिका करती है। अभी विधायिका निर्माण करती है कि दूसरे देश के लोग अप्रवासी को निकाल भगाने के लिए सब निर्माण कौन करता है, विधि का। कब लोग भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेंगे, उनमें संशोधन कौन करता है, विधायिका। किसी भी बात पे विधि, नियम, कानून बनाना है तो उसका निर्माण कौन करता है, विधायिका। अब उनको, विधायिका को जो विधि का निर्माण कर दी, उनका कार्यपालिका जो है विधि का क्रियान्वयन कराती है, मतलब उनको लागू कराती है। इनमें जैसे प्रधानमंत्री कहीं भी गए और घोषणा कर दिए कि हम यहाँ पे इतनी वैकेंसी देंगे, तब यहाँ पे कार्यपालिका से वो चीजें निहित होकर आती है। फिर सड़क यहाँ बनवाएंगे, यहाँ पे पुल बनवाएंगे, तब विधि निर्माण होता है कि इतना पैसा खर्च किया जाएगा। फिर आगे जाके दूसरे लोग वहां पे समझते हैं कि इसका कार्य कराना है, तब कार्य क्रियान्वयन कराते हैं। ठीक, अब न्यायपालिका है, न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है, न्याय प्रदान करती है। कोई कमजोर वर्ग है, उसके साथ दुराचार हो रहा है, उसे रहने नहीं दिया जा रहा है। बहुत से केस देखो, शादी ब्याह के फंसे हुए हैं, इन सब की न्याय, शादी की ब्याह, अदर कास्ट में शादी नहीं होने दे रहे हैं, कोई कम उम्र में ही शादी किया जा रहा है, इन सब का न्याय। अगर कोई जबरदस्ती किसी की जमीन गिरा ले रहा है, कोई किसी को रहने नहीं दे रहा, किसी का घर किराया दे रहा है, सबका न्याय न्यायपालिका देगा। ये सब कानून कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। हम सब भारत के लोग हैं, सब एकत्रित होकर रहेंगे, सब इकट्ठा, सबको समान अधिकार मिला है। ठीक, जो किसी देश में सांविधिक रूप से विधि का निर्माण करती है, विधायिका कहलाती है। ठीक, सब देशों में लगभग विधायिका होती है विधि का निर्माण करने के लिए। अगर विधायिका नहीं होगी तो लोग अत्याचार करेंगे, रहने नहीं दिया जाएगा, अन्य लोगों को जीने नहीं देंगे, क्योंकि कमजोर वर्ग को हमेशा सताया जाता है उच्च वर्गों के द्वारा। इसलिए विधि का निर्माण प्लस न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी है, यह बहुत इम्पोर्टेंट। अब हम भारत का संविधान की विस्तृत थोड़ा व्यापक रूप पढ़ लेते हैं, जहाँ से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लिखित संविधान का वर्गीकरण और विशेषताएं, अगर हम देखें तो सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है विश्व में। लिखित संविधान में सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है, भारत का। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। विविधता का समावेशन है भारत का संविधान, बताया ना। इसमें अर्धसंघात्मक संविधान है, हर एक तरह के नियम, कठोर, लचीले, हर एक तरह की बात भारत के संविधान में की गई है। विविधता का समावेशन है, व्यापक स्तर और गहन विवेचना के साथ तैयार किया गया है। इनमें लगभग 1,17,369 शब्द हैं। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि भारत के संविधान में कितने शब्द हैं। कुल शब्दों की संख्या 1,17,369 है। ठीक, इसमें भारत के संविधान में शब्द हैं। ठीक, अगर मूलभूत बात की जाए कि हर बारीकी का वर्णन किया गया है, किसी भी चीज को नहीं छोड़ा गया, लेकिन अब भारत के संविधान का पालन 50% ही हो पाता है, जबकि 50% लोग नहीं करते, चाहे जितना चाहे। अगर बात की जाए तो भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, 395। अब वर्तमान में 448 हो चुके हैं, लेकिन का खा गा मूल है कितने, 395। मूल की बात करें जाए तो कितने हैं, 395। ये 395 है, हिंदी के शब्द है, थोड़ा अपना ध्यान देंगे कि 395। ठीक, और 448 वर्तमान में।
संविधान की भाषा, अगर संविधान की भाषा की बात की जाए कौन किसने लिखा, तो मैं बता चुका हूँ कि प्रेम बिहारी नारायण राय यादव इंग्लिश में लिखे, हिंदी में बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा। और संविधान पे अलंकरण किसे ने किया, नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा प्लस 22 मेंबर और शांति निकेतन के छात्र थे। और शांति निकेतन के गुरु कौन थे, अवनींद्र नाथ टैगोर थे। ठीक, ये यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ, इसमें भी प्रिंटिंग है तो लिख पढ़ लीजिए थोड़ा सा। संविधान का उद्देश्य क्या होता है, शक्ति का संतुलन, सरकार और नागरिक अधिकार का समंजस। शक्ति का संतुलन बनाए रखना, किसी को शक्तिशाली नहीं, सबको बराबर अधिकार दिए जाए सबको। जैसे अगर कोई भी ग्रेजुएशन किया है तो सबको यूपीएससी देने का, सबको एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने के लिए मतलब अधिकार है। किसी को ये नहीं है कि तुम ग्रेजुएशन किए हो, फिलहाल तुम इस वर्ग के हो, इस जाति के हो, इस धर्म के हो, तुम्हें नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, सभी को दिया जाता है। ठीक, सबको साथ समान व्यवहार किया जाता है। अगर कोई विकलांग है तो हर वर्ग का विकलांग वर्ग की छूट दी जाती है, संविधान का यही प्रावधान है। ठीक, अगर विश्व के संविधान में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बात की जाए तो सबसे छोटा संविधान मोनाको का है शब्दों के आधार पे। ठीक, और सबसे नया संविधान कहाँ का है, क्यूबा का। अभी बताया था 2019 में बन के तैयार है, लेकिन सबसे छोटा शब्दों के आधार पे मोनाको का 3814 शब्द से बना है। ठीक, और सबसे छोटा संविधान अनुच्छेद के हिसाब से बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, 7 अनुच्छेद हैं। और सबसे पुराना संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का। सबसे पुराना संविधान किसका, संयुक्त राज्य अमेरिका का लिखित में। और वैसे सबसे पुराना ब्रिटेन का, उसमें 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा के नाम से तैयार हुआ था। ठीक, और सबसे पुराना लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का 1789 में तैयार हुआ था। ठीक, और संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे अनुच्छेद के हिसाब से सबसे छोटा, लेकिन शब्दों के आधार पे सबसे छोटा मोनाको का। ठीक, और बस आज इतना ही इसमें पढ़ते हैं और संविधान की आगे चर्चा आगे करते हैं। ठीक, आप इस माइंड मैप को थोड़ा देख लीजिए, यह माइंड मैप बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान के अनुसार पूछ लेता है कि कौन किसका भाग है, तो आप इस माइंड मैप को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए अपने में। ठीक, यहाँ से शुरू करिए, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट से शुरू कीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है। भारत में मुख्यतः वही बात बताया कि विधायिका, विधायिका की अगर हम बात करें, फिर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे विधायिका, फिर न्यायपालिका जुडिशरी। ठीक, 3 मुख्यतः अंग होते हैं। अब 3 में अगर बात की जाए, विधायिका, विधायिका केंद्र सरकार, केंद्र सरकार में संसद होती है। ठीक, और राज्य सरकार, राज्य सरकार में राज्य सरकार में केंद्र सरकार, केंद्र सरकार में संसद होती है। पार्लियामेंट किसे कहते हैं, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार में क्या होती है, संसद। और राज्य सरकार, राज्य सरकार में बात की जाए तो विधान मंडल होता है। ठीक, स्टेट लेजिस्लेटिव विधान मंडल होता है। अब इसका आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको चिन्हित कर लीजिए। इसका पार्लियामेंट 79 आर्टिकल में है। ठीक, 168 आर्टिकल में अगर बात की जाए तो कौन है, विधान मंडल है। ये बात इनको बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए आप, बिल्कुल अक्सर पूछ ही लिया जाता है, कोई राय नहीं है। कार्यपालिका भी केंद्र में है और राज्य में है। अब केंद्र पालिका में मतलब कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं, केंद्र में कौन होता है, तो केंद्र में जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब ये 15% होते हैं, मुख्यतः 15% होते हैं जितने संसद चुने जाते हैं। ठीक, उनका 15%, 543 का 15% से कम ही होंगी, ज्यादा नहीं हो सकते। और राज्य में गवर्नर होता है जिसे हम राज्यपाल कहते हैं, चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक, सीएम कहते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, मंत्रिमंडल होता है। ठीक, ये यहाँ पे होता है। अब न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट होता है 114
24 आर्टिकल में होता है, 214 आर्टिकल में होता है हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 233। इनके आर्टिकल और ये पूरी स्ट्रक्चर बॉडी आप एकदम से याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि ये हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में लिखा है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनता है, किसी न किसी शिफ्ट में बना ही बना है। ठीक, तभी ये बहुत सोच समझ के तैयार किया गया है। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे चार्टर एक्ट। संविधान में भारत में नियम की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बनना स्टार्ट हुआ संविधान, भारत में कैसे नियम आए। तो भारत में पहले राजा राज करते थे। भारत में पहले कौन राज करता था? राजा। इस बात को ध्यान दें, पहले सबसे पहले भारत में राज्य राजा करते थे। ठीक, उस समय जब भारत में अंग्रेज आना शुरू हुए और तब भारत में पहले तो बहुत विदेशी शक्तियों ने आक्रमण, हिंद यूनानी, पहलव, कुषाण बहुत जोर किए, लेकिन रह नहीं पाए। आते थे और ये भी आए तो जो राज कर रहे थे अकबर, वो भी भारत के ही नहीं थे, बाहरी थे, विदेशी शासक थे। ठीक, लेकिन ये क्या कर रहे थे? राज कर रहे थे। अब ये राज जब कर रहे थे, तब बात की जाए 1600 ईस्वी के आसपास, 1600 ईस्वी के आसपास इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, वहाँ के लोग जो थे तो वो व्यापार करके पैसा कमाना चाह रहे थे, क्योंकि वहाँ ये पहले लोग वहाँ पे अमेरिका पे काफी समय से व्यापार कर करके पैसा कमा रहे थे, वहाँ के लोग परेशान हुए थे। ठीक, इसलिए इधर उधर, अब भारत का नाम वैसे भी विकसित था, सभी जगह प्रचलित था, सब लोग मतलब एक तरफ से जाना जा रहा था कि यहाँ पे सोने की चिड़िया है, सोना दिख पाया जाता है, मसाला दिख पाए जाते हैं। और 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आ चुका था। इस कहानी को ध्यान से थोड़ा सुन लीजिए, बहुत काम आने वाली है। इस कैसे नियम बने भारत में, तब भारत में ही सबसे पहले अंग्रेज भेजना शुरू किए, एक एक जाके वहाँ की स्थिति को पता लगाओ, राजा कैसे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या हमारे वहाँ पर चलेगी कि नहीं चलेगी व्यवस्था, पता चले हमसे चालाक हो। लेकिन अंग्रेज इतना चालाक थे कि अब क्या आए, तो सबसे पहले 1579 ईस्वी में स्टीफन थॉमसन को भेजा गया। लेकिन स्टीफन थॉमसन आए और अकबर के दरबार में कुछ दिन पहुंचे, जाके अकबर के दरबार के मंत्रिमंडल, वहाँ के लोग, व्यवहार ऐसा था कि वो परेशान हो गया और वह वापस चला गया। फिर सेकंड अंग्रेज को भेजा गया, राल्फ फिंच 1583 में आया, इसकी भी काम नहीं चला, ये भी कई तरह प्रयोग किया, लेकिन इसकी भी बात नहीं बनी। अब इसके बाद कुछ लोगों ने मिलकर, 217 लोगों ने मिलकर रानी एलिजाबेथ से सलाह किया, और सलाह में यह किया कि हम सभी लोग मिलके एक जहाज लेकर जाएंगे, अब पैसा निवेश करेंगे और वहां पे जाके व्यापार करेंगे, उससे और पैसा कमाएंगे, इंग्लैंड का नाम रोशन होगा और जो टैक्स मिलेगा कुछ आपको भी दिया जाएगा। रानी ने सोचा, यार ये तो बड़े हित की बात कर रहे हैं। इसके चलते उन्होंने तुरंत आदेश दिया, सभी लोग मिलकर पैसा इन्वेस्ट किए, 217 लोगों ने, और ब्रिटेन से ही जहाज लेके भारत की ओर चले। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके, अब जो 217 लोगों का पैसा एकत्रित हुआ समूह में, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से स्थापित कर दिया। लेकिन इसका पहले नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, अभी मैं बताऊंगा, पूरा नाम बहुत बड़ा है, उसे याद करना जरूरी भी नहीं है, लेकिन आपको बताऊंगा। ठीक, जरूरी नहीं। फिर वहां पे भेज दिया कि जाओ 15 वर्षों तक तुम व्यापार करो, अगर सफल हो रहे हो, कुछ ज्यादा वैल्यू बढ़ा रहे हो कंपनी की, पैसा कमा रहे हो, तो और आगे बढ़ाया जाएगा समय, नहीं तो फिर वापस कर लिया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ओरिजिनल 1833 में पड़ा था, यह इम्पोर्टेंट है, पहले आप इसे टिक मार्क करिए। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम 1833 में पड़ा था। कब पड़ा था? 1833। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 में। पुराना नाम ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 में जो था, वो था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया। ठीक, ये था।
इंडिया यहाँ पे है, ईस्ट इंडिया, ठीक, ये था। तो जब 1600 में ही समूह के लोग एकत्रित होकर भारत आए थे, 217 लोगों में शेयर करके जहाज लेकर, तब उनमें से एक को अध्यक्ष बनाया गया था। जिसे अध्यक्ष बनाया गया था उसे मर्चेंट ऑफ एडवेंचर कहते थे। तो मर्चेंट ऑफ एडवेंचर कौन थे? पहले, सबसे पहले अध्यक्ष कौन था? मेयर, ठीक, मेयर। इस बात को बहुत अच्छे समझिए, सबसे पहला एडवेंचर कौन था? मेयर, मेयर। इनकी शक्तियां 1858 एक्ट के तहत खत्म कर दी गई। काफी शक्तियां 1858 तक खत्म कर दी गई थी मेयर की। जैसे मेयर था पहला अध्यक्ष, आगे चल के गवर्नर, फिर और चल के जनरल गवर्नर, इस तरीके से बनते गए। लेकिन इनकी शक्तियां तब खत्म हो गई थी, फिर इनको चल के आगे चल के वायसराय भी कहा जाने लगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्तियां थी वो लगभग 1858 में खत्म कर दी गई। फिर सीधे इन शक्तियों को सीधे कौन चलाता था? यहाँ पे गवर्नर नहीं चलाते थे, इनका विधायिका इंग्लैंड से नियम कानून बनते थे और वहाँ पे राजा पूरा निर्णय लेते थे, या महारानी जो होती थी वो निर्णय लेती थी। 1874 में इसे पूर्णतः बंद कर दिया गया और सिर्फ ये बात कही गई, जाओ राज्य करो, सब कुछ संभालेगा इंग्लैंड, वहां से जो आदेश आएगा। नहीं तो पहले जो नियम होते थे, कुछ भी होते थे, गवर्नर, अध्यक्ष, मेयर वगैरह बनाते थे, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत में अकबर का राज चल रहा था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, 1600 में आई, तब भारत में किसका? अकबर का राज शासन काल कब तक चला? 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन काल था, ठीक। अब क्वीन की डेथ हो गई थी 1603 में। क्वीन ने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, और जब कंपनी बनाई थी तब उनके बोर्ड मेंबर जो थे एकत्रित थे। भाई 217 लोगों ने तो पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन उसको व्यापार को चलाने वाले जो लोग थे वह थे दो, मुख्यतः गवर्नर, उप गवर्नर, और उसको सगले व्यापार पहुंचाने वाले 22, कुल मिला के 24 मेंबर थे, ठीक। अब आज का लेक्चर यहीं तक, और आगे अगर लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आगे पूरी क्वालिटी इसी तरह से, मतलब इसी तरह से ए टू जेड, एसएससी का एग्जाम हो गया, रेलवे का एग्जाम, या अदर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है पूछा जाता है, तो इसी तरीके से पढ़ाई जाएगी ए टू जेड। और यह लूसेंट, और कुछ चीजें मैं लूसेंट से ऐड कर दिया हूँ जो मतलब नहीं पढ़ाई गई थी, और ज्यादातर चीजें नवीन सर की नोट्स जो एसएससी फाउंडेशन में पढ़ाया गया था, लूसेंट से सारी चीजें ऐड होकर पीडीएफ बनाई जा रही है। तो कोई चीज छूट नहीं रहा, सब चीजें कवर हो रही हैं। जो चीजें नहीं पढ़ रहे हैं आप 15-20 में लेक्चर में पॉलिटी खत्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये करीब 40 से 50 लेक्चर चलेगी, इसमें ए टू जेड पॉलिटी खत्म होगी। फिर आप चाहे किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे, किस भी देंगे, लगभग 95% यहीं से मिलेगा। ओके, ठीक, धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद।